देश के माननीयों को 4-4 पेंशन मिलती है, जो हमारे देश के लिए आन बान शान सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, उनको एक भी पेंशन नहीं। क्या ये नीति सही है? या कोई एक भी बताए, किसान हो, नौजवान हो, कोई भी पत्रकार साथी हो, मैं उनसे भी कह रहा हूं, आप लोगों से सवाल पूछते हैं, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आप भी सहमत होंगे। दूसरा सवाल है, सरकारी पद जो खाली होते हैं वर्षों वर्षों खाली पड़े रहते हैं, लेकिन एक अभी वैकेंसी निकली है पूरे देश के लिए, जो 4 जून का सारा रिजल्ट आ जाएगा। सरकारी पदों के वर्ष वर्ष खाली क्यों पड़े रहते हैं और एमपी एमएलए के सेम डेट में भर जाते हैं? क्या यह सही है? तो अगर एमपी एमएलए के भर सकते हैं तो जो खाली पद हैं वो क्यों नहीं भरे जा सकते हैं? 4 जून के सारे रिजल्ट आ जाएंगे, ज्यादा 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे, रेल में 9 लाख पद पिछले 7 साल से खाली पड़े हैं, क्या यह सही है? अच्छा, वो 9 लाख पद भरे होते तो हमारे आपके बीच के कोई जाते, आपका बेटा, आपका भाई, आपका पड़ोसी, कोई तो जाता, कोई तो पद पड़ा। तो यह गलत है। और अगला सवाल है, कोई वस्तु, कोई फैक्ट्री, कोई मालिक बनाता है तो उसकी रेट कौन तय करता है? जिसने बनाया है। अगर ये कैमरा बना है तो कैमरे की कंपनी ने तय किया होगा, उसका मालिक तय हुआ, इसकी एमआरपी क्या होगी। सही है, गलत है? इस चश्मे को किसी ने बनाया होगा फैक्ट्री ने, तो चश्मा मालिक ने तय किया उस चश्मे का दाम। कैमरे बनाया, कैमरा मालिक ने तय किया होगा कैमरे का दाम। जूता बनाया, जूता कंपनी ने तय किया होगा उसका दाम। तो किसान अनाज पैदा करता है तो उसका तय सरकार क्यों करती है, किसान क्यों नहीं करती? क्या मेरे सवाल से आप इंतबाह रखते हैं? गेहूं तय करेगी सरकार और कैमरा तय करेगा कंपनी का मालिक, क्यों भाई? क्या मेरा सवाल सही है या गलत है? ये चंद सवाल आपके बीच में आप रख रहा हूं मैं। दूसरा आपसे सामने मैं रख रहा हूं, माननीयों को इस देश में अगर कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमपी एमएलए, मंत्री बन जाता है तो क्या चाहता है? प्राइवेट गाड़ी या सरकारी? गनर कौन चाहेगा? बोलो भाई। गनर, बंगला, गाड़ी, भत्ता, वेतन सब सरकारी, और जनता को फिर प्राइवेट व्यवस्था क्यों? क्या सहमत है या असहमत है? फिर जनता को प्राइवेट व्यवस्था क्यों? ये सवाल है मेरे कुछ। अगला कुछ एक सवाल और है, कितने लोग यहां बैठे हैं, जो भी, हम देश की बात नहीं करते, तो इस कैंपस बैठे हैं, कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाने के बाद उनकी इच्छा है, उनका सपना है कि मेरा बेटा पढ़ने के बाद 5,000 की आउटसोर्सिंग संविदा पे नौकरी करे? कितने लोग यहां सहमत हैं? एक भी आदमी जिसकी इच्छा हो कि 7,000 रुपए मैं पर मंथ फीस देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा बेटा संविदा में 5,000 की नौकरी पा जाए तो मेरा सपना पूरा। एक भी आदमी। क्या यह सही है या गलत है? असहमत हैं आप इससे? है या नहीं है? ये पत्रकार साथी हमारे बैठे हैं, ये भी अपने भाई को पढ़ा रहे होंगे तो ये भी चाह रहे होंगे कि हमारा भाई पढ़ लिख करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, है या नहीं है? फिर सारा चीज आपको सरकारी चाहिए, हमारे बच्चे को संविदा और आउटसोर्सिंग, जिसकी भी गुप्ता जी साहब ने बहुत अच्छी व्याख्या की थी। आइए, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के जो जनता की आवाज है, जनता की मोहर है, जनता की बात है, उसी का नाम दिया गया जनता का घोषणा पत्र। ये सवाल जनता के हैं और जनता के सवाल आज आपके बीच में हैं। ये बहुत कम सवाल हैं, यहां हमारे पास सैकड़ों सवाल हैं जिनको हम आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन मैं इसी सवालों को लेकर आगे चलता हूं कि क्यों जरूरत पड़ी इस जनता के घोषणा पत्र की। ये चुनाव आ गया है, हम पूछ रहे हैं भाई शिक्षा का बजट कम क्यों हो रहा है? आप कहते हो अयोध्या में बहुत कुछ बन रहा है। ये सवाल हमारा नहीं है,
ये सवाल इस देश के, इस मुल्क के जो लोग शिक्षा से पसंद करते हैं उनका है। वो कह रहे हैं कि इस देश में सरकारी पद खाली पड़े हैं, आप क्यों नहीं भर रहे हैं? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आपने देखा नहीं, गगनचुंबी हमने एक इमारत दिल्ली के अंदर बनाई है। हम सवाल कुछ पूछ रहे हैं, जवाब कुछ दिया जा रहा है। इसीलिए जनता की घोषणा पत्र की जरूरत पड़ी, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। और इसी बात को लेकर के आज तो इसकी शुरुआत है, अब ये तो जाएगा। हम सब ने तमाम बार देखा होगा, कांग्रेस का घोषणा पत्र, भाजपा का घोषणा पत्र, सपा का घोषणा पत्र, बसपा का पता नहीं क्या, और तमाम पार्टियों घोषणा पत्र। पहली बार भारतीय राजनीति के इतिहास में ये बहुत छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण है। पहली बार इस देश में जनता का घोषणा पत्र आपके बीच में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात। इसकी जरूरत आप महसूस करते हैं तो आप हमारी बात से सहमत होंगे। अगर आपको लगता है नहीं, चुनाव के दौर में मुद्दे कुछ होते हैं और घुमा कुछ दिए जाते हैं, अभी पूछा जा रहा है, अभी कहा जा रहा है, और मजे की बात इसमें एक पार्टी शामिल नहीं होती है। मैं बहुत बेबाकी से कह रहा हूं, क्योंकि पार्टियां सब चाहती कि मुद्दे की बात ना हो। क्यों? क्योंकि मुद्दे की बात होगी तो आज वो फंसेंगे, कल वो फंसेंगे। जैसे आपके विधायक, आपका सांसद जब क्षेत्र में जाता है तो वो कहता है, आपने कहा विधायक जी सांसद जी ये नाली नहीं बन पाई, तो कहता है यार तुम भी अपनी जाति के होकर के, अब हमें नाली साफ चाहिए या जाति चाहिए? और सबसे बड़ा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आप सबके बीच में, इस देश में जाति धर्म की जितनी ज्यादा बात होती है उसका सबसे बड़ा फायदा राजनेता लेता है और सबसे ज्यादा नुकसान जनता के हवाले होती है। सबसे बड़ा सवाल हमने पूछा, भाई माननीय सांसद जी हमारे एरिया में इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं है, तो कहता है यार तुम भी अपने होकर के ये बात कह रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा बच्चा पढ़े न पढ़े लेकिन हम बने रहें। इसीलिए इस जनता की घोषणा पत्र की जरूरत है। एक बार अगर आप सहमत हैं इन बातों से तो आप अपने एक हाथ उठा सकते हैं, और जो पूरे सहमत है दोनों उठा सकते हैं। चलिए, कुछ बात, ये मेरे सवाल थे, कुछ बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से। और मुझे लगता है कि यह जिम्मेदारी सिर्फ डीएन सिंह की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ प्रोफेसर रतन लाल की नहीं है। मैं तो चाहता हूं आप इसको घर घर ले जाइए, आप इसका संकल्प लीजिए कि अगर ये मिल जाती है तो बंटवा दूंगा, नहीं मिलेगी तो इसकी फोटोकॉपी करवा कर घर घर पहुंचाऊंगा। तब बात बनेगी, तब बात बनेगी, तब जनता की आवाज होगी। और अगर आप ये कर सके, फिर लोग कहेंगे मेरे इतने करने से क्या होगा। मैं बताऊं भाई साहब, लोग कहते हैं चना, अकेला चना क्या फोड़ सकता है, एक कहावत है, लोकोक्ति है, लेकिन मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। एक ही काफी है, जैसे कहते नहीं, समुद्र हो या पानी कहीं हो, एक छोटा सा आप उसमें कंकीड़ ईंट कुछ भी डाल दे, पूरे उसमें हलचल मच जाती है। आज आप हो सकता छोटा हो, आपको लगता है कि ये बहुत छोटे समारोह हैं, तमाम लोग हैं, कहां कैसे हैं, लेकिन ये अभी से शुरुआत है, शुरुआत है, इसलिए आगे जाएगा, लेकिन इसमें आपका सहयोग चाहिए। मीडिया के साथी जो हैं, आप अगर देखिए, इस बात को भी देखें आप, हम क्योंकि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, वहां से पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस से हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं संविधान, हम पढ़ते थे। मीडिया लोगों की आवाज है, ऐसा पढ़ते थे। और दुर्भाग्य से, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज मीडिया के आवाज को ही दबा दिया जा रहा है। अभी एक चैनल वाले आए, उनका मेरे चैनलों को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इस पर आपने, अरे मीडिया नहीं बोलेगी तो बोलेगा कौन? कौन उठाएगी बात, कौन रखेगा बात? वो बात ये हो या बात वो हो, लेकिन उसको आजादी है इस लोकतंत्र में कि वो बात उठाए, और आप उसको बंद कर दे रहे हैं। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 अक्टूबर की एक रैली हुई थी, वो भीड़ इसी की है। ये भीड़ आप देख रहे हैं, 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में डीएन साहब जैसे कहा कि रामलीला जब से बना होगा उसका जो इतिहास भूगोल होगा आप जानिएगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि रामलीला जब से बना है तब की सबसे विशालतम रैली 1 अक्टूबर की रामलीला मैदान में किया गया।
लेकिन आप बड़ी जिम्मेदारी से बताना, कितने लोगों को वो खबर मेन थीम में मिली थी? मेन थीम की मीडिया में आया था? नहीं आया, नहीं आया। आया क्यों नहीं? क्योंकि ये भी एक प्राइवेटेशन का खेल है। हर चीज हाथ में कब्जे में कर लो, ये भी उसी का खेल है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ चंद बातें और रह गई हैं जिसको मैं आपसे कहना चाहता हूं। जैसे जिस बात के लिए मैं जाना जाता हूं, जिसके लिए मैं पूरे देश में दौड़ता हूं, भागता हूं, आपके बीच में आया हूं, नई पेंशन व्यवस्था और पुरानी पेंशन व्यवस्था। नई पेंशन व्यवस्था 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सौगात दिया हम लोगों को, और जिसकी 30 साल तक हम लोग झेल रहे हैं। और मजे की बात है, जिन्होंने पुरानी पेंशन बंद किया, माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो पूरी जिंदगी पेंशन पे ही पले। और लखनऊ के सांसद थे, ये वाकया मुझे याद है, वो लखनऊ के सांसद थे, उस समय मामला बंद हुआ था। तो वहां जब गए तो कर्मचारी नेताओं ने उनसे पूछा, बहुत मजेदार चीज है, समझिएगा। उन्होंने पूछा कि सर आपने नई पेंशन व्यवस्था ला दी, पुरानी बंद कर दिया। तो अटल जी का सवाल पूछने वाले से सवाल था, क्या आप देश पसंद करते हैं या और कुछ? तो जब देश पसंद है तो कहा देश हित में फैसला हुआ है नई पेंशन व्यवस्था। अब मुझे, मेरे जैसा आदमी वहां नहीं था, मैं पूछ लेता, हमें तो देश पसंद है, हमने पेंशन बंद कर दी हमारी, आपने, आप ले रहे हो, इसका मतलब आपको देश पसंद। ये तो लोग चुप कर गए और ये तर्क दिया गया देश हित में किया गया। और आज भी उन्हीं के चेले हैं, वो भी एक ही लाइन बोलते हैं, शिक्षा का बजट कम क्यों कर दिया गया? देश हित में। रोजगार नहीं बढ़ा जाएगा, किसके लिए? देश हित के लिए। हर चीज किसके लाभ में? देश हित के नाम पर। तो ये एनपीएस व्यवस्था पूरी तरह से एक लाइन में कॉर्पोरेट जगत का खेल है, कंपनियों को प्रॉफिट देने का एक तरीका है। सरकारी पैसा कैसे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को मिलेगा, ये उनके लिए योजना है। हम इसको पेंशन नहीं कहते। कई टीवी डिबेट में हमसे पूछा गया नई पेंशन व्यवस्था को आप क्यों नहीं पसंद? हमने कहा वो पेंशन व्यवस्था है ही नहीं है, और जो पेंशन व्यवस्था है ही नहीं है तो हम उसको कैसे स्वीकार कर लें? पुरानी पेंशन व्यवस्था क्या थी? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, तमाम लोग यहां बैठे होंगे पेंशन ही पाते होंगे। पुरानी पेंशन का जो हैसियत थी, एक कर्मचारी जब रिटायर होता था उसको जीपीएफ मिलता था। जीपीएफ मिलता था तो उसकी बेटी का जब ब्याह होना होता था तो लोग घर में बैठकर डिस्कस करते थे, इतना बड़ा बजट आ गया, कहां से होगा? तो वो जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, उसका जीपीएफ का जब फंड होता है, वो कहता है बेटी तुम चिंता न करो, ये मेरा जीपीएफ किस दिन काम आएगा। अपने बच्चे को सम्मान से शादी करके हाथ पीले करके विदा करता था। ये उसका सम्मान था, उसका सम्मान था जिसको छीना गया है। ये है पेंशन व्यवस्था। एक हमारा अर्धसैनिक बल जब वहां बॉर्डर पर खड़ा होता है और देश के लिए लड़ाई लड़ता है, और जब उस पर गोली चलती है, तो जब पुरानी पेंशन व्यवस्था थी तो उसको इस बात की चिंता नहीं होती थी कि मेरा बच्चा, मेरा मां, मेरे बाप किस तरह से जीवन यापन करेंगे। उसको पता था ओपीएस जैसी एक सामाजिक सुरक्षा है जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। वो फख्र से लड़ा करता था। ये है हमारी पुरानी पेंशन की व्यवस्था, जिसके साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई। और आपको लगता है सरकारी कर्मचारी की बात हो रही है, मैं कहता हूं पुरानी पेंशन व्यवस्था सबके लिए है। कैसे हो सकता है आप सरकारी जॉब में ना हो, आप अपने बेटे को चाहते हैं, तो आपकी लड़ाई नहीं है क्या है? और कभी कभी ये सोचते हैं कि मेरी लड़ाई नहीं है। और आज यहां आने का एक मकसद जो सबसे बड़ा था, वर्तमान सरकार बड़े होश और हवास में मैं कह रहा हूं, पूरी तरह तानाशाह है, पूरी तरह से शिक्षक कर्मचारी जनवादी विरोधी है। और इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी कि हम सब अलग अलग लड़ने के बजाय एक साथ एक मुट्ठी बंद करके अगर लड़ेंगे तो शायद हम सब ज्यादा जल्दी कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। और इसका एक बड़ा मकसद यह भी रहा कि सारे लोग, अब किसान जैसे, किसान हमसे पूछता है, ये तमाम सवाल करते हैं, भाई पुरानी पेंशन से किसान का क्या ताल्लुकात? मेरे पिता किसान है, मेरे पिता किसान है। बेटा दुखी है तो बाप नहीं दुखी होगा क्या? बाबूजी बताइए, अगर बेटा दुखी तो बाप नहीं दुखी होगा क्या? तो किसान का मामला हुआ नहीं हुआ? अगर निजीकरण का सवाल विजय बंधु उठाते हैं तो आपका बच्चा जो रोजगार का फॉर्म भर रहा है उसके रोजगार की बात कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? तो सवाल आपका भी एक नहीं है। तो यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और जो निजीकरण का भूत चढ़ा है, मैं तो कहता हूं अगर निजीकरण का दौर चलता रहा तो हम लोग आजाद भारत में गुलाम नागरिक के तौर पर खड़े हो जाएंगे।
गुलाम नागरिक के तौर पे खड़े हो जाएंगे। ये आने वाले टाइम में रहा। अब आपसे लास्ट बात, बहुत लंबा है लेकिन बहुत शार्ट में करना, अभी तमाम विद्वान साथी हमारे बीच में है। लास्ट बात, कभी कभी आता है तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठन या तमाम किसान यूनियन कहते हैं देखो मुझे चुनाव से मतलब नहीं है, मैं तो गैर राजनीतिक हूं। मैं पूरे होश व हवास में कह रहा हूं, कोई व्यक्ति अगर वोटर है तो गैर राजनीतिक हो ही नहीं सकता। गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? कोई वोटर हो वो गैर राजनीतिक कैसे हो सकता है? वोटर है इसका मतलब वोट देगा किसी न किसी राजनीतिक दल को देगा, वोट के सिस्टम में आएगा, तो गैर राजनीतिक कैसे? जैसे अभी किसान संगठन से एक बड़े नेता से सुना कि चुनाव से मेरा लेना देना नहीं, मैं तो जो जैसी, जब दुनिया की सारी चीज, देश की सारी चीज राजनीति तय करती है और हमें मौका आया उस राजनीति को बदलने का और हम कह दे नहीं मतलब है, जिसका मतलब हम उन्हीं के साथ खड़े हैं, हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। हम गैर राजनीतिक हो ही नहीं सकते। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, हो सकता है आप असहमत भी सहमत हो, लोकतंत्र का मतलब होता है, लेकिन मेरा अपना। लास्ट बात कहते हुए मीडिया के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि बात आप लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग आए उनका भी शुक्रिया, जो हमारे अतिथि और वक्तागण आए उनका भी शुक्रिया। एक लास्ट बात कहते हुए डीएन सिंह साहब का, उनकी पूरी टीम का स्पेशल धन्यवाद कि जनता का घोषणापत्र इस हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में पहली बार आया है और ये कारवां आगे बढ़ेगा, ये दूर तक जाएगा। बात निकली है तो दूर तक जाएगी।